कल मैंने लास्ट में सेल के बारे में बताया था ना, एक दो सवाल सेल बताया था क्या, सेल का सीरीज और पैरेलल वगैरह, दो चार सवाल ड्रॉ करता हूँ, पहले आप ये बना लो। सब में इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये सब तो बन ही गए होंगे। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ये 4 मतलब 5/1 और इसका पोलरिटी उल्टा है तो -4/2 by 1/1 + 1/2, 5 2 = 10 -4/2 + 1 3, 6/3 2 वोल्ट। अब इसका जो सेल बनाएंगे तो इससे समझ में आ रहा है कि ये 5/1 वाला टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब ऐसा टर्मिनल बनाना है हमको। तो इसकी 2 वोल्ट होगी इक्विवेलेंट ईएमएफ, और अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 × 1 2/3 ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। इसमें तीनों की पोलरिटी सेम है, 5/2 प्लस, अच्छा नहीं सब कुछ तो सेम ही है, इक्विवेलेंट ईएमएफ 1 के बराबर हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3। यहाँ पर एक उल्टा लगा हुआ है तो इसलिए एक और को ख़त्म कर जाएगा तो 1 2 3 4 बचेंगे, 40 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 12 ओम।
एक ब्रांच का 30 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट ये 30 वोल्ट। R इक्विवेलेंट 3 × 1/4। अब इस टाइप के सवाल बनाने हैं। तो जहाँ पर मैंने नोडल एनालिसिस सिखाया था, जहाँ ज़्यादातर बैटरी का टर्मिनल आके मिलता हो, उस जगह 0 मान लेते, तो मैं इस जगह 0 मान लेता हूँ। तो ये जगह हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +6। यहाँ का मैं x मान लेता हूँ। तो इक्वेशन लगाएंगे फिर x - 5/4 + x - 2/3 + x - 6/2 की वैल्यू 0। 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। इसे 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 15। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 8 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 36 = 0। 6x + 4x + 3x 13x = हो जाएगा 36, 8 और 15, 8 और 15 23 हो गया, और 36 59 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 59/13। अब हमको निकालना VAB। VAB का मतलब होता है VA - VB। तो VA को मैंने 0 माना हूँ और VB को मैंने x माना हूँ, मतलब आंसर हो गया -x -59/13 वोल्ट। ये हो गया आंसर। अब इसमें 59/13 ये लगभग 4 पॉइंट कुछ आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, ये 59/13 में ये 4 पॉइंट कुछ हुआ और ये 5 है, तो बड़ा ये हुआ, तो यहाँ से करंट आ रहा होगा, मतलब ये सेल से करंट बाहर आ रहा होगा। 2 और 59/13 में 2 छोटा है, 59/13 बड़ा है, मतलब यहाँ से करंट ऐसे जा रहा होगा। 6 और 59/13 में 6 बड़ा है, मतलब यहाँ से करंट ऐसे आ रहा होगा इस ब्रांच से। अब आपको यही पूछ लेता कि कौन सा सेल चार्ज हो रहा है, कौन सा सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये वाला सेल क्या हो रहा है बताओ, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, इसका मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। और ये वाला सेल चार्ज हो रहा है, और ये वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे ही वो वाला बना है। इस जगह को 0 मान रहे हैं, जहाँ ज़्यादातर टर्मिनल आके मिल रहा हो। ये जगह +2 हो जाएगा, ये जगह -3 हो जाएगा पोलैरिटी की वजह से, और ये जगह +6 हो जाएगा। इसे x मानना है, तो इक्वेशन हो जाएगा x। अब देखो ये साइड 0 है, तो एक चौथा ब्रांच भी है ना, तो यहाँ भी 0 मानना है। तो आपको 4 पार्ट लिखना पड़ेगा, x - 2/4, फिर x - +3 हो जाएगा /1, फिर x - 6/2, फिर x - 0/10 की वैल्यू 0। ये चौथा वाला पार्ट छोड़ना मत, क्योंकि इस जगह पे 4 चीज़ें आके मिल रही है। जहाँ 4, 2, 1 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 20।
4 5 जाती हो जाएगा 5x माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस 20x प्लस 23 ज़ा 60 प्लस 10x माइनस 60 प्लस 2x इक्वल टू 0। 10x प्लस 2x प्लस 20x 20 2 32 5 37x इक्वल टू प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल हो गया इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10/37, इसलिए VAB हो गया 0 माइनस x माइनस 10/37 वोल्ट। 10/37 ये वैल्यू जो है बहुत छोटी होगी, मतलब कितना होगा 0.2526 वगैरह होगा। तो 2.2526 में 2 बड़ा है तो यहाँ से करंट आ रहा होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो यहाँ करंट जा रहा होगा। ये +6 और इसमें यहाँ करंट आ रहा होगा। ये वाला भी डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाला भी डिस्चार्ज हो रहा है और ये वाला भी डिस्चार्ज हो रहा है। तीनों से करंट आ रहा है तो तीनों सेल डिस्चार्ज हो रहा है। करंट बोला है 10 ओम रेजिस्टेंस में, ये कितना हो जाएगा x और 0 के बीच में, तो x माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस 10 x/10, तो x की वैल्यू 10/37/10 कैंसिल हो जाएगा 1/37 एम्पियर। इस वाले में फिर यहाँ 0 मानेंगे, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +10, ये हो जाएगा +4, यहाँ मानेंगे x, इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 10/3 प्लस x माइनस 2/2 प्लस x माइनस 4/1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करना है। 3 2 और 1 कैल्शियम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 20 3x माइनस 6 प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। 6x प्लस 3x 9x प्लस 2 11x इक्वल टू 26 और 24 30 to 50। x की वैल्यू 50/11। VAB मतलब 0 माइनस x माइनस 50/11। करंट की बात करेंगे 50/11 मतलब 4 पॉइंट कुछ 4 और 5 के बीच में। 10 बड़ा है तो इधर से करंट आएगा, 2 छोटा है तो यहाँ करंट ऐसे जाएगा, 4 पॉइंट कुछ और ये 4 तो वो बड़ा हुआ तो यहाँ करंट ऐसे आएगा। ये वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा है, ये वाला सेल भी डिस्चार्ज हो रहा है, सिर्फ ये वाला सेल चार्ज हो रहा है। अब इस टाइप के सवाल देखो, कहीं पर भी जहाँ ज़्यादातर बैटरी का टर्मिनल आके मिल रहा है उस जगह 0 मान लो। मान लो ये तरफ 0 मान लेता हूँ, तो देखो 0 यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा, यहाँ +1 होगा, +1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ 0 है, यहाँ हो जाएगा -10, मतलब इस जगह भी -10, इस जगह भी -10, इस जगह भी -10। तब देखो -10 और -3 में कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, तो 7/1 यहाँ करंट हो जाएगा 7 एम्पियर। बड़े से छोटे में ये बड़ा है और ये छोटा है, करंट ऐसे आएगा 7 एम्पियर। कैसे आया, -3 माइनस माइनस प्लस 10/1 ऐसे आएगा, -3 + 10/1 7/1। उसी तरीके से +1 और -10 में 11 का डिफरेंस है, बड़ा ये है छोटा ये है, तो करंट ऐसे आएगा, कितना आएगा, तो 11/0.5, 11/0.5, ये 22 हो जाएगा 22 एम्पियर। फिर यहाँ -2 और -10 में -2 बड़ा है तो यहाँ भी करंट आएगा, दोनों में डिफरेंस 8 का है तो 8/2 4 एम्पियर।
यहाँ से 7 एम्पियर ऐसे आया, यहाँ से 22 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 7 + 22 29 एम्पियर, और ये 29 + 4 यहाँ हो जाएगा 33 एम्पियर किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से। तो इस वाले सेल से 33 एम्पियर, इस वाले सेल से 4 एम्पियर, इस वाले सेल से 22 एम्पियर, और ये वाले सेल से 7 एम्पियर। अब देखो ये वाला डिस्चार्ज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, इसका मतलब चार्ज हो रहा है। उल्टा कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है। इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है, मतलब ये भी चार्ज हो रहा है। उधर देखो तो कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? हाँ, इस वाले में उल्टा लिखा हूँ ना। ये डिस्चार्ज हो रहे हैं और ये दोनों चार्ज हो रहे हैं। बाकी जगह ठीक लिखा होगा? हाँ हाँ, बराबर। अब ये वाला सेल पॉजिटिव से निकल रहा है करंट, तो ये डिस्चार्ज हो रहा है। ये सब एमीटर लगे हैं, सबकी रीडिंग बताने हैं। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 60 वोल्ट। देखो बनाते, ये 60 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ कोई रेजिस्टेंस वगैरह इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस तरफ मान लो 0, तो इस तरफ हो जाएगा 60। यही वायर यहाँ भी है तो इधर भी हो जाएगा 60। यही वायर यहाँ तक आ रहा है तो इधर भी 0, इधर भी 0 वोल्टेज, और ये सब जगह 60 वोल्ट। तो आप सोचो, ये 60 और 0 के बीच में 60 का डिफरेंस है, तो 60/2 करंट यहाँ से आएगा 30 एम्पियर। मतलब जो A1 है उसकी रीडिंग हो गई 30 एम्पियर, और यहाँ से फिर 60/3 आएगा 20 एम्पियर। तो ये 30 और ये 20 मिलके यहाँ हो जाएगा 50। A2 की रीडिंग हो जाएगी 50 एम्पियर। फिर इधर आते हैं, 60/6 यहाँ आएगा 10 एम्पियर, मतलब A3 की रीडिंग हो गई 10 एम्पियर। फिर यहाँ 60/5 12 एम्पियर। अब ये 12 और ये 10 दोनों मिलकर के यहाँ हो जाएगा 22, मतलब A4 की रीडिंग हो गई 22 एम्पियर। किरचॉफ्स के पहले लॉ से जितना करंट आया उतना ही जाएगा। यहाँ से 60/4 हो गया 15 एम्पियर। अब यहाँ हो गया 22 और यहाँ से आया 15, तो ये मिलकर के A5 में हो जाएगा 15 + 22 37 एम्पियर। अब ये 37 एम्पियर और यहाँ से आ रहा है 50 एम्पियर, और ये आया 37, दोनों मिलकर के A6 में चला जाएगा। तो A6 की रीडिंग हो गई 50 एम्पियर + 37 87 एम्पियर।
अब ये वाले सवाल में एक बैटरी है, तो इधर का मान लेता हूँ 0 वोल्ट, इधर का हो जाएगा +10 वोल्ट। 10 और 0 में 10 का डिफरेंस है, और इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है 5 का, तो 10/5 2 एम्पियर करंट यहाँ से आएगा, मतलब 2 की रीडिंग 2 एम्पियर होगी, यहाँ से आया 2 एम्पियर। और इधर 10 बाय ये वाले ब्रांच में 15 + 5 20 है, तो 0.5 एम्पियर करंट आए। ये 10/15 + 5 10/20 0.5, और इधर आया 10/2 + 3। अब ये 0.5 एम्पियर यहाँ से आया, दोनों यहाँ मिल जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर। तो A1 की रीडिंग 2.5, A2 की रीडिंग 2 और A3 की रीडिंग 0.5। इस वाले सवाल में जो करंट इस सेल से निकलेगा वो करंट यहाँ से घूम करके यहाँ वापस आना चाहिए, मतलब यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। तो इस वाले पार्ट में जो करंट होगा वो हो जाएगा टोटल वोल्टेज 8 बाई टोटल सर्किट करंट 4 + 3 + 1 8 1 एम्पियर। और इस वाले में जो इस सेल से करंट निकलेगा वो ऐसे आएगा, और उतना ही करंट यहाँ वापस भी आना चाहिए सेल को। तो जो करंट यहाँ है वही यहाँ है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ना ही इधर से कोई करंट आएगा। तो ये जो दो सेपरेट सर्किट को ज्वाइन करने वाला रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट 0 होता है। अब ये ज्वाइन इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा हटा करके यहाँ रेजिस्टेंस दे देता, ऐसा मान लो 3 ओम का, तो करंट इन 3 ओम भी 0 होता है। दो सेपरेट इंडिविजुअल सर्किट को ज्वाइन करने वाले वायर में कोई करंट नहीं होती। अब हमको यहाँ पर वोल्टेज बिटवीन A और S निकालना है। तो A यहाँ है और S यहाँ है, तो इसका मतलब S से चल के A पे पहुँचना है। अब आप देखो यहाँ जो करंट आया वो कितना आया, इस वाले ब्रांच में 20 वोल्टेज, और 3 + 2 5 + 5 10 2 एम्पियर का करंट है। तो S से चलना है, तो पहले यहाँ करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, तो प्लस में लिखना है इसके क्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस 2 करंट भी 2, इसके क्रॉस वोल्टेज तो होगा नहीं क्योंकि करंट है ही नहीं, +0। फिर यहाँ चलना है तो करंट के अपोजिट में चलना है, प्लस करना है, तो 1 × 1। फिर यहाँ चलना है तो करंट के अपोजिट में चलना है A तक पहुँचने के लिए, तो फिर 1 × 3, तो टोटल हो गया 2 × 4 + 1 5 + 3 8 वोल्ट। इसी तरीके से B से Q चलिए, B से P चलिए। ये वाला तो सभी को बन गया होगा, इधर 0 इधर 100। हंड्रेड बाई 25 4 एम्पियर, 100/50 2 एम्पियर, 100/10 10 एम्पियर, 100/20 5 एम्पियर। A1 की रीडिंग 4 एम्पियर, A2 की रीडिंग 4 + 2 6 एम्पियर, A3 की रीडिंग 10 एम्पियर, A4 की रीडिंग 10 + 5 15 एम्पियर, A5 की रीडिंग, तो A4 की रीडिंग है 15 और A2 की रीडिंग है 6 21 एम्पियर।
यहाँ डी से क्यू जाना था, हम इधर लिखते डी से क्यू जाना है। -8 + 0 + 3 × 2 -8 + 6 -2। यहाँ बी से टी जाना है, -1 × 1 + 0 -2 × 2 -5 × 2। -15। करंट इन 5 ओम तो 0 हो जाएगा। इसमें जो करंट होंगे वो ऐसे फ्लो करेंगे और वो हो जाएंगे 27/9 मतलब 3 एम्पियर। इसमें जो करंट होंगे वो ऐसे फ्लो करेंगे और वो हो जाएंगे 12/6 2 एम्पियर। क्यू से ए जाना है, क्यू से ए जाना है, क्यू से तो -2 × 3 + 0 + 3 × 3 + 4 × 3 हो जाएगा -6 + 9 + 12 15 वोल्ट। फिर पी से डी जाना है, पहले बैटरी मिलेगा +12, फिर माइनस रेजिस्टेंस मिलेगा सेम डायरेक्शन में 3 × 2, फिर +0, फिर सेम डायरेक्शन में 3 × 2 12 -6 -6 0 वोल्ट। सब तरफ ये इनफाइनाइट के लिए जा रहा है। सभी ब्रांच का रेजिस्टेंस R है। ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन AB फाइंड करना है, RAB। सभी ब्रांच का रेजिस्टेंस R है और हर तरफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है C। देखो इसको मैं बनाता हूँ, सब ध्यान दो, लॉजिक से बनाते हैं। ये पॉइंट A है, ध्यान देना चाहिए। मान लो कि A और B के बीच में मैंने बैटरी लगाया। अब उसमें से आप सोचो कि B को भूल जाते हैं, B से कनेक्शन हटा देते हैं। सोचो कि सिर्फ A से हम I करंट दे रहे हैं। कितना करंट दे रहे हैं इसे? सुपरपोजिशन मेथड बोलते हैं इसको, सुपरपोजिशन से बनेगा। मतलब एक बार हम पॉइंट A को देखेंगे, एक बार हम पॉइंट B को देखेंगे, फिर दोनों को मिला के देखेंगे। तो पहले पॉइंट A को देखेंगे, मान लो तो यहाँ से करंट आया I। कितने रास्ते हैं वहाँ पे? पॉइंट A पे कितने रास्ते? 3 रास्ते हैं ना। 3 में से 2 एक जैसा और 1 एक जैसा है। हाँ कि तीनों एक जैसा है? तीनों एक जैसे ही है। ये रास्ते जैसा है वैसा ही तो ये रास्ता है। इधर भी तो सब कुछ इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इधर भी सब कुछ वैसे ही। ये रास्ते भी आगे चल के 2 मिल रहा है, इधर भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो तीनों रास्ते एक जैसे। इसका मतलब पॉइंट A से अगर हमने करंट I डाले तो वो 3 बराबर बाद में बग जाएगा। मतलब I/3 I/3 और I/3। मतलब आप सिर्फ पॉइंट A को देखो अगर, और यहाँ से हमने करंट डाले I, तो ये A से इधर की तरफ चला जाएगा I/3, जो दूसरा रास्ता है उधर भी चला जाएगा I/3, और जो तीसरा रास्ता है उधर भी चला जाएगा I/3। हमको तो एक ही रास्ते के ऊपर ध्यान देना है। अब A को भूल जाते हैं,
अब बी को फोकस करते। मान लो कि बी से करंट हमको निकालना है आई, क्योंकि बैटरी अगर लगाएंगे ए से करंट डालेंगे तो बी से निकलेगा। तो मान लो बी से करंट हमको निकालना है आई, तो कितने रास्ते बी को दिख रहा है? तो वो तीनों से बराबर बराबर करंट लेगा, क्योंकि सभी रास्ते एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट है। तो बी से भी अगर देखो तो ये वाले रास्ते से करंट कितना आएगा? दूसरे से भी I/3, तीसरे से भी, इससे भी I/3, इससे भी I/3, फाइनली इससे हमने निकाल लिया आई। बराबर, दोनों पार्ट को अलग अलग देखा। जब ए को देखा तो 3 रास्ते था, ए से करंट दिया आई, 3 रास्ते में बट गया। जो ए से बी की तरफ जाने वाला वायर है उसमें गया करंट I/3। उसके बाद बी को देखा तो बी से भी 3 रास्ते से करंट निकाला मैंने, तो तीनों रास्ते बराबर बराबर करंट निकालूंगा, मतलब I/3 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 लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से भी I/3, इधर से भी I/3, इधर से भी I/3, तीनों मिल करके हो गया आई। अब देखो ये सिर्फ तब होगा जब हम ए को देख रहे हैं तो बी को नहीं देख रहे, तो तीनों रास्ते एक जैसे। अगर आप ए और बी दोनों को साथ में देखोगे तो तीनों रास्ते एक जैसे नहीं है। ए से करंट डालेंगे और बी से निकालेंगे, ऐसा बैटरी लगा दोगे तो आपको तीनों रास्ते एक जैसे नहीं दिखेंगे। ये रास्ता थोड़ा अलग है, एक ही वायर के बाद खत्म हो जा रहा है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन पहुंच जा रहा है। ये दोनों रास्ते एक जैसे, ये सब भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये सब भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और सब घूम करके बी तक आ रहा है। तो ये 2 रास्ते फिर एक जैसे हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे अगर दोनों को साथ में देखा जाए। तो हमने पहले एक को देखे, ए को देखे तो बी को नहीं देखा, जब बी को देखे तब ए को नहीं देखे। अब सुपरपोजिशन कहता है कि ऐसा करने के बाद दोनों को मिला के देखो। तो अगर मैं दोनों को मिला के देखूँ तो ए और बी के बीच में एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। ए को जब देखा तो वो कहता है कि करंट इधर की तरफ जाना चाहिए I/3, और बी को देखा तो वो कह रहा है कि करंट इधर की तरफ जाना चाहिए I/3। इसका मतलब नेट करंट ए से बी की तरफ कितना गया? I/3 प्लस I/3 कितना करंट गया? अगर दोनों को साथ में देखें तो ए से बी की तरफ 2I/3 करंट गया। ए से करंट आ रहा था आई, जिसका 2I/3 चला गया बी में, बी से करंट निकला आई। इतनी बात समझा कि आपको? जब मैंने सिर्फ ए को देखा तो पता चला कि ए से भी करंट जा रहा है I/3, जब मैंने सिर्फ बी को देखा तो पता चला कि बी से करंट आ रहा है I/3, जब दोनों को साथ में देखा तो पता चला कि ए से बी की तरफ करंट जा रहा है 2I/3। अब बताओ पैरेलल में क्या होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर यहाँ से आया आई जिसका 2 हिस्सा 2I/3 इधर चला गया तो एक हिस्सा बचे हुए बाकी से जाएगा। तो ये ब्रांच को छोड़ करके बाकी जितनी भी ब्रांच है वो सब मिला करके करंट कितना हुआ? ये ब्रांच को छोड़ के, ए से बी की ब्रांच को छोड़ करके बाकी जितनी भी ब्रांच है उसमें कितना करंट जाएगा? I/3 बच गया, क्योंकि यहाँ से टोटल तो आई ही आ रहा है, जिसमें से 2I/3 इधर चला गया तो बच गया दूसरे वाले ब्रांच में जो फाइनली जाके बी पे मिलना, उसमें कितना करंट बच गया? I/3। ये बात समझ गया? अब देखो करंट कैसे बढ़ता है, रेजिस्टेंस के रेशियो में कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में? यहाँ जितना है उसका डबल करंट यहाँ है। अगर डबल करंट यहाँ है इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस आधी होगी, मतलब अगर इसकी रेजिस्टेंस आर है तो इससे 2 गुना रेजिस्टेंस इसकी होनी चाहिए। मतलब सब ब्रांच मिला करके जो आएगा उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 2R होगी। अब ये दोनों पैरेलल हो गए, 2R और R पैरेलल हो गया। आंसर कितना हो गया? RAB की वैल्यू R इंटू 2R/3R, मतलब 2R/3 हो गया आंसर। बस इतना ही सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, पर लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। फिर से मैं समझाता हूँ, एक बार अच्छे से समझो। ऐसे 3 रास्ते हैं हमारे पास। ये पॉइंट ए है, अगर यहाँ से करंट आ रहा है आई, बी को अभी नहीं देख रहे हैं, तो बी को जब हम नहीं देखेंगे तो तीनों रास्ते बराबर हैं, और अगर बी को देखेंगे तब तीनों रास्ते बराबर, क्योंकि फिर ये 2 रास्ते बराबर है। पर ये तो डायरेक्ट खत्म हो जा रहा है बी पे, तो यहाँ तो डायरेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ऐसे घूम करके आना पड़ रहा है बी पे। इसको भी ऐसे ऐसे घूम करके बहुत सारे ब्रांच से होते हुए बी पे आना है। इसको जितने सारे ब्रांच से जाना है वैसा ही पाथ इसके लिए भी है। तो इसका मतलब ये दोनों रास्ते फिर एक जैसे होंगे और ये अलग रास्ते होंगे, बराबर है? ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ ए को देखा, जब मैं बी को नहीं देख रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि तीनों रास्ते बराबर है तो इसमें करंट आया I/3। फिर मैं ऐसा ही बी पे देखा, यहाँ से हमको करंट चाहिए आई, उसके लिए जब बी को देख रहा तब ए को नहीं देख रहा, ए को भूल गया मैं, यहाँ वाले पॉइंट को भूल गया। तो फिर यहाँ से सब रास्ते एक जैसे दिखेंगे, यहाँ से करंट चाहिए आई, इसका मतलब इस जगह से आना चाहिए I/3। तो बी कह रहा है कि हमारे हिसाब से यहाँ से आना चाहिए I/3, ए कह रहा है हमारे हिसाब से आना चाहिए I/3। जब दोनों को साथ मिला दिया तो ब्रांच फिर अलग हो गई, इसीलिए हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा भी मतलब दिमाग में ख्याल आ सकता है कि सर ए के हिसाब से भी I/3 आ रहा है, बी के हिसाब से भी I/3 आ रहा है, तो सिर्फ I/3 ही क्यों नहीं लिख रहे हम, फिर 2I/3 क्यों कर रहे हैं? 2I/3 इसलिए कर रहे हैं कि एक्चुअली में ए से बी का रास्ता बाकी 2 रास्ते से अलग है। जब हम सिर्फ ए को देख रहे हैं तब वो रास्ता हमको बराबर दिख रहा है, जब हम सिर्फ बी से देख रहे हैं तब वो रास्ता तीनों हमको बराबर दिख रहा है।
लेकिन जब एक्चुअल में देखना चालू करेंगे ए और बी साथ में, तो ए से बी का रास्ता बाकी के जो दो, इधर के भी दो और इधर के भी दो रास्ते हैं, उससे बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ करंट ज़्यादा आएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम होने वाली है, बाकी सब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ करंट ज़्यादा आएगा, तो अब दोनों को ऐड कर दिया, I/3 प्लस I/3, दोनों को साथ में देखें, दोनों को साथ में देखते हैं। तो सुपरपोजिशन का मेथड क्या कहता है कि जब अलग अलग सेल को देखो, फिर करंट का डायरेक्शन साथ है तो ऐड कर दो, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर माइनस कर दो। वही लगाया मैंने, डायरेक्शन साथ है इसका मतलब ऐड कर दिया, I/3 प्लस I/3। तो ए से बी की तरफ चला गया 2I/3 करंट। अब ए से आया I, जिसमें से 2I/3 ए से बी तक डायरेक्ट चला गया, तो बचे हुए जो रिमेनिंग करंट होंगे वो बाकी सब रास्ते से आएगा। तो बाकी सब रास्ते के रेजिस्टेंस जानने का यही तरीका है कि अगर यहाँ आया 2I/3 और यहाँ आया I/3, तो अगर यहाँ डबल करंट है तो रेजिस्टेंस इससे आधा होना चाहिए, मतलब यहाँ आधा होना चाहिए। अगर यहाँ R है और यहाँ आधा करंट है तो रेजिस्टेंस डबल होना चाहिए, मतलब R का 2R होना चाहिए। अब ये दोनों पैरेलल हो गया और 2R और R पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो 2R/3 हो जाएगा आंसर, बराबर। अब एक सवाल और बनाते हैं, फिर बाद में लिखना, देखो समझो। ऐसे ट्रायंगल बनाते जा रहा हूँ, देखते चलो। ऐसे बनता जा रहा है, सब तरफ इनफाइनाइट के लिए जा रहा है ये वायर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, RAB निकालना है हमको। अब आप सोचो ध्यान से, यहाँ कितने रास्ते, ए से बी तक के बीच में रेजिस्टेंस है R। सिर्फ ए को देखेंगे तो 6 रास्ते दिखेंगे, तो सब में करंट कितना जाएगा, तो मतलब ये करंट हो गया I/। जब सिर्फ बी को देखेंगे तो कितने रास्ते, तो बी के हिसाब से भी करंट कितनी होनी चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो एक्चुअली में करंट कितना हो गया, I/3, बराबर। I/6 प्लस I/3, सॉरी I/6 प्लस I/6 कितना हो जाएगा, ठीक है। ए से करंट आ रहा था I और यहाँ गया I/3, बी से निकलेगा I, तो एक्चुअल में बाकी से फिर बच गया जो रिमेनिंग करंट हो जाएगा। तो अगर I/3 इधर आया तो इधर करंट कितना हो जाएगा, तो बताओ अगर यहाँ की रेजिस्टेंस R है तो यहाँ की रेजिस्टेंस कितनी लिखूंगा, करंट डबल है तो रेजिस्टेंस आधा, हाँ या ना, R/2। तो यहाँ R और R/2 क्या हो गया, पैरेलल। तो आंसर कितना हो जाएगा, R इंटू R/2 बाय R प्लस R/2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर बचेगा R, नीचे में जाएगा 3, बराबर। फाइनल आंसर R/3। जमा क्या बात है, मतलब सॉल्व करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बस आपके पास लॉजिक दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि करना क्या है। बनाइए, यही सवाल कैपेसिटर में पूछता था, आंसर पलट के देते। मतलब अगर हमको CAB पूछता तो 3C/2, कैपेसिटर में भी पूछ सकता है ये सवाल। यहाँ R/3 आया, CAB पूछता तो 3C/1। ये 3 आएगा ऐसा बोल रहे, नहीं कैपेसिटर में पलटते ना, हाँ। आप ये बोल रहे कि R+2R एड C+2C करेंगे, नहीं ना, फिर ये C है तो ये 2C नहीं होने वाला, क्योंकि चार्ज जैसा बढ़ता है कैपेसिटर में करंट उल्टा बढ़ता है। तो कैपेसिटर में चार्ज कैपेसिटर के रेशियो में बढ़ता है, तो इसलिए वो फर्क आ रहा है। फाइनल रिजल्ट को ही सिर्फ पलटना है। करंट के बढ़ने का तरीका कैपेसिटर में चार्ज के बढ़ने के तरीके से ठीक उल्टा है, तो 2 बार पलट रहा है।
अब ये दो आप बना दो, मैं बनाऊं कि आपको समय दूं? ए पे 4 रास्ते हैं, तो उस हिसाब से देखे थे I/4, बी के हिसाब से सोचेंगे तो I/4 दोनों मिलकर हो जाएगा I/2। अगर यहाँ से आया I, जिसका I/2 इधर गया तो रिमेनिंग करंट I/2 ही बचा। तो दोनों में बराबर करंट तो तभी हो सकता है जब रेजिस्टेंस भी बराबर हो। तो अगर इसका R है तो इसका भी R होगा, R भी हो जाएगा पैरेलल R/2। और यही कैपेसिटर में होता है तो CA भी हो जाता है 2C/1। यहाँ देखोगे तो 8 रास्ते दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस हिसाब से सोचोगे तो करंट आएगा I/8, फिर दूसरे सोचोगे तो I/8 दोनों मिलके हो गया I/4, रेजिस्टेंस है R, करंट आया I/4 तो बच गया 3I/4। तब बताओ 3 गुना करंट है तो रेजिस्टेंस 1/3 होना चाहिए R/3। तब R भी हो जाएगा R × R/3 R + R/3, तो ये हो जाएगा R/4। CA भी हो जाएगा 4C। ये वाले सवाल सिर्फ उन्हीं को बनेंगे जिनको पता है, नहीं तो फिर आप बना ही नहीं पाओगे। चलो आज बस इतना ही, फिर कल करते हैं।